आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का अगला पार्ट, है ना। हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन तक देखा था। आज हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे, करेक्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आज हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे। कोई भी रिएक्शन में जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो रिएक्शन आप जनरली देखते हैं कि फास्ट हो जाता है ना, इसीलिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और कैटलिस्ट का नेचर होता है कि वो बर्बाद ना हो, है ना। अगर मान लेते हैं किसी रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए आप कुछ अमाउंट दे करके कैटलिस्ट खरीद के लाए हैं और कैटलिस्ट भी उस रिएक्शन के साथ बर्बाद हो जा रहा है, तो आप कैटलिस्ट क्यों यूज़ करेंगे? बेटर टू टेक टाइम। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, कैटलिस्ट आपका वापस आ जाता है जैसे फॉर्म में था उसी फॉर्म में। उससे आप और रिएक्शन को फिर क्या कहते हैं, एक अच्छा कैटलिस्ट का वही गुण है कि आप उससे और भी रिएक्शन, मतलब एक बार पूरा हो जाने के बाद वो कैटलिस्ट वापस मिल जाता है, उसको आप वापस से जो है यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, यहाँ एक लाइन में आप कह सकते हैं विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, है ना। क्या कह सकते हैं, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, है ना। कंडीशन क्या है, अपने में कोई चेंजेस नहीं करता है ना रिएक्शन, विदाउट itself undergoing any permanent chemical change, करेक्ट, परमानेंट केमिकल चेंज। जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन में हमने MnO2 का यूज़ किया है कैटलिस्ट के तौर पर। ये प्रोडक्ट आपका दे दिया है ना, प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट देने के बाद आप देखेंगे कि ये MnO2 क्या है, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। तो इट वोंट चेंज, ये चेंज नहीं होगा आपका, है ना। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सब कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही कैटलिस्ट डालें आपका रिएक्शन जो है फास्ट हो गया। ये रिएक्शन को फास्ट करने के लिए है ना। कोई कोई आप डालते हैं सब्सटेंस जो क्या करता है, रिएक्शन को रिड्यूस कर देता है ना। कोई जो है जो रिएक्शन को रिड्यूस करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटर, है ना। इनहिबिटर का काम क्या है, ये आपका रेट ऑफ ए रिएक्शन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ना, कम कर देता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने नहीं देता। तो ये इनहिबिटर का काम करता है। जनरली आप देखेंगे जितने तरह का मेडिसिन वगैरह, ड्रग टारगेट मॉलिक्यूल का जो मेडिसिन बनता है उसमें जो भी एंजाइम लगाया जाता है, लगाया जाता है उस साइट को, एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए, है ना। ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया उस पर अटैक करेगा वो इनहिबिट कर जाएगा, है ना। मतलब वो जाएगा, जाके देखेगा जहाँ पर जाके वो लग के डिजीज़ कॉज करता है आपके बॉडी में, वहाँ ऑलरेडी वो एंजाइम लगा हुआ रहेगा। तो ये जाके क्या करेगा, वहाँ पे सिर्फ देखेगा और फिर वापस आ जाएगा। उसके पास बेचारा और कोई ये नहीं है कि वो जा करके उसमें अटैक कर पाएगा। तो यहाँ हम लोग उसको इनहिबिट कर दिए, है ना, ठीक है, करेक्ट। सो इसको और अच्छे से जानने के लिए कि कैटलिस्ट कैसे काम करता है, नहीं काम करता है, उसके लिए एक थ्योरी है जिसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, है ना। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट उस जैसे ये कैटलिस्ट है, ये इसके साथ कोई लिंक नहीं बनाता है ना, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। ये पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, एक टेम्प्रोरी बॉन्ड बनाता है ना। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के साथ ये एक टेम्प्रेरी बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है ना। एक टेम्प्रेरी बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। सो एक बॉन्ड बनाने के बाद वो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रांजिस्ट्री फेज तक ही वैलिड है, फ्यू सेकंड के लिए वो बना हुआ रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये डिकम्पोजेज होकर के प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट दोनों दे देता है आपको, प्रोडक्ट
कैटालिस्ट जैसा था वैसा वैसा वापस आ जाता है ना, वो डिकम्पोज होकर के जो इंटरमीडिएट स्टेप बना वो इंटरमीडिएट स्टेप से जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट आपका डिकम्पोज होके प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दे देता है ना, इंटरमीडिएट जो भी आपका सब्सटेंस बना है ना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका आप बोलेंगे कि ठीक है ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, तो उसका एक प्रोबेबल मैकेनिज़्म है, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में जो है सब कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कह देना कि नहीं यही होता है वो पॉसिबल नहीं है ना। सो इसीलिए एक प्रोबेबल मैकेनिज़्म है ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो इसी मैकेनिज़्म को फॉलो करे। तो प्रोबेबल मैकेनिज़्म इसका क्या है, इसमें दो हाइपोथेटिकल कंडीशन को लेके चला जाता है। हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब हो सकता है ऐसा हो, है ना। जैसे कि पहला है कि हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक अलग ही है ना अल्टरनेट है ना पाथवे देता है, एक अलग तरह का ही रिएक्शन पाथवे देता है वो, मतलब मैकेनिज्म जैसे हम लोग रिएक्शन का है स्टेप 1 स्टेप 2 आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास में देखे होंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब 12th का शुरू करूँगा उसमें भी आप देखेंगे एक मैकेनिज्म होता है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके। तो ये कैटलिस्ट में हम लोग बिलीव करते हैं कि कैटलिस्ट जो है एक अलग ही पाथवे पे लेके जाता है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, और दूसरा ये तो एक हो गया, एंड दूसरा क्या हो सकता है, या फिर ये क्या करता है आपका ग्राफ में आपको डिटेल में मिल जाएगा, ये क्या करता है लोअरिंग द ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है ना, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी है ना। तो ये आपको ग्राफ में क्लियर हो जाएगा, हम ग्राफ में बनाते हैं उसमें हम उससे हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स एक्सिस में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा हम रिएक्टेंट के पॉइंट से ही हम मेज़र करते हैं, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लिखा जा सके। यहाँ से यहाँ का जो ये पार्ट है ये आपका क्या है, ये कब यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बिना आपको इतना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इतना एनर्जी आप रेज करेंगे तो ही ये इस बैरियर को पार करेगा और जा करके प्रोडक्ट बनेगा, करेक्ट। जैसे ही आपने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, जैसे ही आपने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया ये इस तरह से फॉलो करता है ना। तो अब जो है इसको आगे बढ़ाइए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऊपर नहीं ले गया, इसने क्या किया एक्टिवेशन एनर्जी को ही लो कर दिया। तो जब कैटलिस्ट आपने डाला तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपका कम हो गया। अब कम एक्टिवेशन एनर्जी हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा, है ना। इसको इतना ऊपर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी हाइट तक जा करके वापस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की ओर पास हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपको बताना चाह रहा है, ये दो तरह का आपका जो है प्रोबेबल मैकेनिज्म है, या तो वो एक अलग ही पाथवे में लेके जाता है या फिर उसका एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है ये लो कर देता है, जिसके कारण ये पाथवे चलता है ना, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है ना। सो ठीक है, सो हमने आर्हेनियस इक्वेशन देखा था ना, है ना, वो तो क्या था आपका, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के फाइनल जो है आपको पता चलेगा कि पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म जो है आपका इस केमिकल काइनेटिक्स में फाइनल इक्वेशन कौन सा बनेगा, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है कितना एनर्जी यूज़ किया, कितना फास्ट वो रिएक्शन हो सकता है नहीं सकता, वो पूरा जानने के लिए जो है आपको यही आखिरी वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स का, इसमें आपको पता चल जाएगा, है ना, जो कि आपका
ट्वेल्थ लेवल तक का, नीट लेवल तक का इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपका ग्रेजुएशन मास्टर लेवल के लिए और ये जो है स्कोप ऑफ लर्निंग है, यहाँ पर जो स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आता है, क्योंकि ये बहुत ही विस्तार से आपको समझने की चीज़ है। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो ये आपका 12 नीट जेई के लिए प्रॉपर है ना, इतना से आपका प्रॉब्लम्स बन जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो आर्नियस इक्वेशन क्या था हमारा, ए ई टू द पावर माइनस ए बटे आर, इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं, यही है, यही आर्नियस इक्वेशन था, है ना। तो यहाँ इससे हम लोग क्या निकाले थे, हम लोग देखे थे क्या कि लोअर, अब यहाँ देखते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, वही देख रहे हैं, काइनेटिक्स बढ़ जाएगा, है ना, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फास्टर हो जाएगा, है ना। तो लोअर द वैल्यू ऑफ ये माइनस में है ना, ये का पावर जितना आप ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ये घटेगा क्योंकि माइनस में है, ये जितना कम होगा, माइनस वैल्यू जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा होगा, करेक्ट। सो ये आप देख लिए। अब कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको कैटलिस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, इसको आप जो है की नोट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपका काम आ जाएगा। एज ए की नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। 1 बाय 1 पॉइंट बता देता हूँ आपको। जैसे कैटलिस्ट जो है, ये मत समझिए कि कैटलिस्ट रिएक्शन पाथ को अल्टरनेट वे में लेके जा रहा है ना, अल्टरनेट पाथवे पे ले जा रहा है, या फिर आपका लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कर रहा है, लेकिन इससे गिब्स एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो आपका गिब्स एनर्जी चेंजेस डेल्टा जी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो कैटलिस्ट डजंट अल्टर गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, है ना, ये कोई अल्टर नहीं करेगा गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन में, है ना, कोई चेंज नहीं करेगा। दूसरी बात दिमाग में रख लीजिएगा आप, 4-5 तरह का रिएक्शन दे देता है और पूछता है कि इसका जो है इंथैल्पी ऑफ चेंज रिएक्शन जो है ये है। अगर वो पॉजिटिव में रहे मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, तो समझ जाइएगा कि ये कैटलिस्ट रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, करेक्ट। ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को ही कैटलाइज करता है, ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता है। जहाँ एक्सोथर्मिक होगा वहीं पर ही ये होगा, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी जहाँ पर माइनस में होगा, डेल्टा एच जहाँ पर माइनस में होगा, उसी तरह के रिएक्शन को जो है कैटलिस्ट फास्ट करेगा, करेक्ट। जहाँ प्लस में आएगा वैल्यू वहाँ नहीं करेगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस को कैटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तीसरी बात है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो भी आप जान लीजिए कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। ये क्या करता है, उसको फास्ट मतलब कि बहुत जल्दी अटेंड कराने का कोशिश करता है ना। तो आप लिख सकते हैं इट डजंट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ऑफ ए रिएक्शन। क्या करता है, रेदर हेल्प्स टू अटेंड फास्टर, है ना, उसको अटेंड कराता है फास्टर, है ना, जल्दी से उसको अटेंड करवा देता है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वो अल्टर नहीं करता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाता है ना। ये कैटलाइज करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन को भी, है ना, टू द सेम एक्सटेंट। अगर फॉरवर्ड जितना ये में जाएगा उतना ही ये में बैकवर्ड में भी जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम स्टेट आता है ना। सो इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, वो रिमेन सेम रहता है, लेकिन वो जल्दी पहुंचा देता है, ठीक है। अब ये सब जानने के बाद जो है नेक्स्ट एक और थ्योरी है, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का। जो आप इसका रेट कांस्टेंट निकालेंगे वो प्रॉपर निकलेगा जब आप कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जानेंगे। बिना कोलिजन के कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। कोलाइड करेगा दो मॉलिक्यूल आपस में तब जाकर रिएक्शन होगा, करेक्ट। नॉर्मली ऐसे भी है, एक आदमी जा रहा है, यहाँ भी एक आदमी जा रहा है, दोनों में
कोई झगड़ा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब वो एक दूसरे पे पत्थर फेंकेगा या एक दूसरे से टकराएगा तभी फाइट होगा, तभी कॉलिजन होगा, तभी उसमें रिएक्शन होगा, है ना। जब दोनों एक दूसरे से दूर में है कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस बीकर में एक ए लिया हुआ है, इस बीकर में बी लिया हुआ है, दिन भर आप बैठे रह जाइए, 10 साल बैठे रह जाइए, कोई रिएक्शन नहीं होगा, करेक्ट। जब तक आप इसको इसमें नहीं डालेंगे तब तक कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसमें डालने का मतलब है दो मॉलिक्यूल आपस में एडजस्ट करने के लिए कोलाइड करेगा, है ना, क्योंकि जैसे ही डाले आपने वो हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है और फिर किसी तरह से एडजस्ट करके वापस लोअर एनर्जी स्टेट में जाकर के स्टेबल हो जाता है। जैसे उसी तरह दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है, वो लोग एकदम हायर एनर्जी स्टेट में आता है, खूब मारपीट कर लेता है। अगर वो लोअर एनर्जी, अगर उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसका कोई आउटकम नहीं है, तो वो लोग इसका मतलब आज लड़ना शुरू किया ज़िंदगी भर लड़ते रहेगा नहीं। कुछ देर के बाद शांत हो जाते हैं, फिर वो एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक एग्रीमेंट में कि क्यों मारा नहीं मारा, है ना, जस्टिस करके। तो यहाँ काम कौन करता है, आपका कोर्ट वगैरह, है ना। तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वो उसको जस्टिस दिला देता है। उसके बाद फिर दोनों ये हो जाता है कि चलो हाँ ठीक है, हम इसमें सेटिस्फाई हैं, तो दोनों लोअर स्टेट में आ जाता है, करेक्ट। तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। अभी आगे देखते हैं कॉलिजन थ्योरी, ठीक है। सो कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। कॉलिजन थ्योरी देखेंगे केमिकल रिएक्शन का। सो सबसे पहले देखते हैं कि इतना अच्छा थ्योरी को डेवलप किसने किया, है ना। तो ये डेवलप किसने किया, तो डेवलप्ड बाय मैक्स ट्रॉन्स एंड विलियम लुइस। कब, तो इन 1916 से 18 के बीच में, है ना। ये जानना ज़रूरी होता है थोड़ा सा, है ना। तो आप जान के रहिए क्योंकि इतना अच्छा इक्वेशन को उन्होंने डेवलप किया है ना। सो ये इक्वेशन किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या कहता है ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो क्या है, एक हार्ड स्फेयर्स है ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या है, एक हार्ड स्फेयर है। मान लेते हैं ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दोनों हार्ड स्फेयर है ना, मतलब एक ठोस गोला, ठीक है। और ये दोनों जब ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, जब दोनों आपस में कोलाइड करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेगा, तो उसी समय हम कहेंगे कि इसमें रिएक्शन हुआ, ठीक है। ये दोनों कोलाइड करेगा, कोलाइड किया, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट स्टेप, और उसके बाद फिर कोई प्रोडक्ट बना, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लेकिन इसमें जो है हमें फिर एक टर्म आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बिलीव कीजिए जितना भी टर्म आ रहा है वो आपके लिए नया होगा, लेकिन उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे, है ना। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये नया टर्म इसमें आया आपका, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, करेक्ट। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको जो है हम डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, डेफिनेशन से भी अच्छा जो है हम इसको ग्राफिकली समझते हैं, है ना। तो ग्राफिकली आपको समझने के लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया नहीं वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कितने देर के लिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो 1 सेकेंड के लिए रिएक्शन हो रहा है ना। और ये 1 सेकेंड में जो ये ए और ये बी, ये दो जो मॉलिक्यूल है ना, मतलब दो नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल वन है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, 1 सेकेंड में जितना बार कोलाइड करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, मतलब
नंबर ऑफ कॉलिजन है ना इस दोनों के बीच में, या फिर जितने मॉलिक्यूल, ये 1 मोल लिया तो 6.02 इंटू 10⁻23 हुआ, ये भी 1 मोल लिया तो 6.02 इंटू 10⁻23 हुआ। अब 1 सेकंड में तो उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएगा, कुछ कम नंबर ही टकराएगा। तो जितना नंबर है ना, मतलब पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, इस यूनिट वॉल्यूम में है ना 1 सेकंड में जितना कोलिजन होगा है ना, उसी को हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, है ना। और एक फैक्टर क्या करता है, ये तो हो गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरा फैक्टर क्या काम करता है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। अब दोनों को मिला करके जो है हम लोग फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये दोनों मिल करके जो है आपका फाइनल रेट कांस्टेंट बनाता है ना। तो हम लोग सिंपल एक बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन देखेंगे, है ना। ये बाई मोलिकुलर है और एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। तो एक बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन में जो है हम इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जेड ए बी। जेड क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ए बी क्या है, मतलब ए और बी के बीच में पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम जितना कोलिजन हुआ वो डाले हैं, और ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये बिल्कुल आर्नियस इक्वेशन जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। वहाँ ए के जगह में यहाँ पर जेड ए बी है, इसको इक्वेशन 2 आप मान लीजिए, करेक्ट। अब क्या है, जेड ए बी क्या पर यहाँ पर है, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी इक्वल टू आपका, लिख लीजिए आप यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, है ना। ये हो गया। और ये पार्ट क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी इक्वल और, है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन रहेगा तभी वो प्रोडक्ट के साइड में जाएगा, है ना। ई ए से कम रहेगा तो वो वहाँ तक चढ़ ही नहीं पाएगा, है ना, प्रोडक्ट बनाने तक चढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए वो या तो इक्वल टू ई ए होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, तभी जा कर के वो प्रोडक्ट के पास आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जा पाएगा, वो ई ए तक पहुँच ही नहीं पाएगा, करेक्ट। ठीक है, समझ गए। अब इस दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 2 और जो आपका इक्वेशन 1 था आर्नियस इक्वेशन, है ना, था, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, क्या था वो था आपका रेट इक्वल टू, आर्नियस इक्वेशन यही था ना, रेट इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बटे आर टी, और यहाँ पर ये है। तो इस दोनों को जब हम इक्वेशन को मिलाएंगे, है ना, दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, ए इक्वल टू जेड ए बी। मतलब यहाँ जो फैक्टर ए था आपका आर्नियस इक्वेशन का, वो यहाँ जेड ए बी है, मतलब पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो ए और बी के बीच में कोलिजन होगा वो है वैल्यू ए। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर कि कितना कोलिजन हो गया, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका जो है रेट कांस्टेंट जो है ये बताएगा आपको एटॉमिक स्पेसिस तक। इसका भी लिमिटेशन है ना, हर चीज़ का लिमिटिक है, एटॉमिक, है ना, स्पीसीज, और सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स का ही बता पाएगा। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा तो फिर आपको इस इक्वेशन को डेराइव करना होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए। अब आप कहेंगे कि कैसे, क्यों नहीं होगा, तो जितना आप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्या आएगा आपका, रीज़न क्या है, जितना आप रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अगर रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो आप क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल तो आकर के आपस में कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल आपस में आके कोलाइड करेगा, लेकिन अगर वो उस काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड ना करे जिससे कि उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी मिले कि वो प्रोडक्ट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार कर सके, है ना, जब तक वो उसको पार नहीं करेगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर मान लेते हैं कोलिजन स्लो हुआ है या प्रॉपर ओरिएंटेशन पे नहीं हुआ है, बैक साइड में प्रॉपर ओरिएंटेशन इसके नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ आपको, तो अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं कोलाइड किया, अगर वो प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड नहीं किया, तो वो प्रोडक्ट साइड में नहीं जाएगा, है ना। तो उस तरह के रिएक्शन वो वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से अगर वो कोलाइड करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, मतलब होगी आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी,
या थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हैं, जिसको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जिससे कि वो मॉलिक्यूल आपस में आए और कोलाइड करे और प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा। नहीं आए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी से तो वो कोलाइड नहीं करेगा, फिर आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा उसमें से, है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, जैसे कि CH3Br OH माइनस प्लस Br माइनस, करेक्ट। Br, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। सो यहाँ दो तरह का पॉसिबिलिटीज़ है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। मान लेते हैं कि ये अगर इस तरह से आया, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये मॉलिक्यूल यहीं पे रहा, है ना। तो देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है ना। तो क्या करेगा, ये आ नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे भागेगा, ये यहाँ से इधर भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या किया, ये रिपेल किया, है ना। तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब उसी में देखिए, अगर ये OH यहीं पर रह गया तो ये होगा, अगर ये OH इस साइड में आ गया तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन, ये डेल्टा पॉजिटिव है और हमारा ब्रोमीन है यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, और ये OH इस साइड में आ गया डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये बैक साइड में आ गया। तो देखिए अब ये और ये में रिपेल नहीं हो रहा, अब ये इधर से इनकमिंग और ये यहाँ से जा रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसको इंटरमीडिएट, है ना। ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन की कितनी ज़रूरत होती है आप खुद देख लीजिए। अगर नहीं रहेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, जबकि ये भी कोलाइड कर रहा है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहा है, कोलाइड किया लेकिन ये रिपेल कर दिया, अच्छा प्रॉपर कोलिजन नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पर देखिए ये आया इस साइड से कोलिजन किया। तो जब तक प्रॉपर नहीं होगा, है ना, या जिसको बोल सकते हैं कि स्टेरिक के कारण भी कभी कभी नहीं होता है, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट नहीं बनता। तो अब जो है फाइनल इक्वेशन जो है आपका रेट का, वो क्या हो जाएगा, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए PZAB e⁻⁻ बट ए बी क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। अगर 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो ABCD, है ना, एक ही है तो A, ठीक है, वो डाल देंगे आप RT। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। इसमें सिर्फ हम P के बारे में बताएंगे। ZAB आपको मतलब मालूम है, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो है A और B के बीच में कितना नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहा है, वही कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हुआ। ये एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हो रहा है ना। तो यहाँ P क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रिएक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो है ना, प्रोबेबिलिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं आप स्टेरिक फैक्टर। सो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना, ये आपका फाइनल रेट ऑफ इक्वेशन बना। सो आपका फाइनली केमिकल काइनेटिक्स ओवर हो गया। अब जो है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार ज़रूर आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, GChem क्लासेस, है ना। गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको ये।